ये घटना है नवंबर 2002 की। उत्तर प्रदेश का जिला औरैया, पन्ना रोड, गांव जमालीपुर गांव की ये घटना है। घर में शादी का माहौल था। नाच गाना गीत संगीत चल रहा था। लोकगीत गाए जा रहे थे। बारी बारी से घर की औरतें, रिश्तेदारी की औरतें और लड़कियां लोकगीतों पर नृत्य कर रही थी। नंबर आता है एक 13 साल की बच्ची का। वो अपने नाच से सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। उस शादी में बहुत सारे डाकू भी वेश बदल के आए हुए थे। कोई बाराती बन के, कोई घराती बन के। धीरे धीरे सबका ध्यान उस लड़की की तरफ चला जाता है। वो लड़की थी इतनी खूबसूरत, और इतनी खूबसूरती से वो नृत्य भी कर रही थी। उस वो लड़की बहुत ही टैलेंटेड थी। सिर्फ खेल में ही नहीं, सिर्फ नृत्य में ही नहीं, खूबसूरती में और बाकी अन्य क्षेत्रों में भी वो बहुत ही गुणवान लड़की थी। इस शादी में एक डाकू का दिल उस पर आ जाता है। नमस्कार, मैं संदीप आपको अपने यूट्यूब चैनल कलयुग की क्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत करता हूं, और इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अब शादी निपट जाती है अच्छे से। शादी का समारोह खत्म हो जाता है। जो डाकू बाराती घराती के वेश में आए हुए थे, वो डाकू भी चले जाते हैं। धीरे धीरे थोड़ा समय बीतता है। 15 नवंबर 2002, स्कूल से 3 लड़कियां जिनकी उम्र 9 वर्ष थी, अपने घर पर आ रही होती हैं। जब वो रास्ते में थी तो अचानक से एक कार उनके पास आकर रुकती है। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं और उन तीनों लड़कियों को खींचकर कार के अंदर डाल दिया जाता है, और कार स्टार्ट करके जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन 3 में से 2 लड़कियों के साथ बुरी तरह मारपीट की जाती है। उनको बुरा भला कहा जाता है। तीनों लड़कियां हाथ जोड़ती हैं, अपने बचने की गुहार लगाती है और उनसे पूछती है कि आप कौन हो और हमें क्यों पकड़ा है। उनके पूछने पर वो कार सवार बताते हैं कि हम डाकू है, और तुम तीनों लड़कियों का हमने अपहरण कर लिया। लड़कियां रोती हैं, बिलखती हैं, गिड़गिड़ाती है, लेकिन डाकुओं पे कोई असर नहीं होता। कार धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ती जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद डाकुओं ने 3 में से 2 लड़कियों को उतार दिया और उनको बोल दिया कि तुम अब घर जा सकती हो, और जो तीसरी एक लड़की थी उसको अपने साथ लेके चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस लड़की का नाम है रेनू यादव। जब वो जंगल में अंदर की तरफ जा रहे थे तो उसी समय पुलिस की रेड पड़ जाती है, और इस रेड से बचते छुपते वो लोग कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। साथ में वो लड़की भी उनके साथ, कभी इधर कभी उधर। धीरे धीरे इस तरीके से 8 दिन बीत जाते हैं। पुलिस की हलचल कम हो जाती है। फिर वो जाकर अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। इधर लड़की के माँ बाप को चिंता होती है कि उनकी लड़की क्यों नहीं आई, और वो जो स्कूल से 2 लड़कियां जिनको डाकुओं ने छोड़ा था, उन्होंने आके बताया कि ऐसे ऐसे हम 3 लड़कियों को उठा लिया गया था, हमारे साथ बहुत मारपीट की, हमें छोड़ दिया, लेकिन रेनू यादव को वो अपने साथ ले गए। लड़की के पिता का नाम है विद्याराम यादव। वो पुलिस में जाता है, गुहार लगाता है। पुलिस का रवैया उदासीन रहता है। पुलिस उनकी कोई मदद नहीं करती। जब वो थाने से रिपोर्ट लिखाकर, जब उस लड़की का पिता थाने से रिपोर्ट लिखाकर घर आ रहा होता है, तो घर जैसे ही वो पहुंचता है तो उससे पहले एक चिट्ठी पहुंच जाती है। वो चिट्ठी डाकुओं ने भेजी थी, और उसमें 10 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की गई। क्योंकि उसका पिता इतना अमीर नहीं था, और अगर वो अपनी सारी जमीन जायदाद भी बेच देता तो 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर पाता। वो बड़े बड़े अधिकारियों से मिलता है, विधायक मंत्रियों से मिलता है, मदद की गुहार लगाता है कि मेरी बेटी निर्दोष है, मेरी बेटी अब मासूम है, कुछ डाकुओं ने अपहरण कर लिया है।
मेरी बेटी को छुड़वा दो, उससे मिलवा दो। लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। धीरे धीरे इस बात को 20 दिन बीत जाते हैं। तो जिन डाकुओं ने उस लड़की का अपहरण किया था, उसके सरदार का नाम था चंदन यादव। 20 दिन बीत जाते हैं। 20 दिन के बाद चंदन यादव एक दिन रात में उस लड़की का बलात्कार करता है, और ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। अब वो लगभग हर रोज, दूसरे दिन, तीसरे दिन उस लड़की का बलात्कार करता है। उसके गिरोह से मिलने के लिए उस समय सलीम गुज्जर, निर्भय गुज्जर जैसे बड़े बड़े डाकू भी वहां समय समय पर आते रहते थे। सलीम गुजर, निर्भय गुजर, इन डाकुओं के साथ 7-8 लड़कियां भी इनके गिरोह में होती थी। चंदन यादव का गिरोह भी काफी बड़ा था और उसके गैंग में लगभग 40 से 45 सदस्य थे। चंदन यादव के गिरोह में उसका एक साथी गिरोह भी था, जिसके सरगना का नाम रामवीर सिंह गुज्जर था। उसके गिरोह में लगभग 25 डकैत थे। धीरे धीरे समय बीतता है, तो एक दिन चंदन यादव उस लड़की को बताता है कि मैंने तुम्हें उस शादी में नृत्य करते हुए देखा था, मुझे तुमसे तभी से प्यार हो गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारा अपहरण किया और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। इन बातों को 3 वर्ष बीत जाते हैं। अब लड़की की उम्र 16 साल हो चुकी थी और चंदन यादव की उम्र 25 साल हो चुकी थी। 16 साल की उम्र में रेनू यादव बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। उसकी हाइट 5 फुट 8 इंच हो जाती है। देखने में वो किसी हीरोइन की तरह लगती है। 16 वर्ष की आयु में वो गर्भवती हो जाती है। वो सरदार को बताती है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। सरदार बहुत खुश होता है। इसी दौरान जो ये 3 वर्ष का उसका समय था, उस 3 वर्ष के समय में वो कई लूट डकैती में सरदार के साथ रहती है। तो सरदार उसको कहता है कि इस बच्चे को जन्म देना जरूरी है और इसके लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें राजस्थान भेजने की व्यवस्था कर देता हूँ। उस लड़की को भी नहीं पता था कि उसका नाम बाहर की दुनिया में इतना फैल चुका था कि लोग, बच्चा बच्चा, हर एक व्यक्ति की जुबान पर उस डकैत का नाम हो गया था। वो भी डकैत की लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। अब वो राजस्थान चली जाती है और नाम बदलकर, वेश बदलकर वहाँ एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है, वहाँ रहती है और एक खूबसूरत बच्ची को जन्म देती है। लड़की का जन्म हो जाता है। रेनू यादव लड़की को लेकर चंदन यादव के पास जाती है। चंदन यादव लड़की को देखता है, बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मेरी ज़िंदगी का अब यही मकसद है, मैं इसको पाल पोस के बड़ा करूँगा और इसे एक अच्छा जीवन दूंगा। आपको ये मैं बता दूं कि ये जो लड़की पैदा हुई थी, ये अभी तक चंदन यादव की और रेनू यादव की शादी नहीं हुई थी। उन्होंने औपचारिक रूप से कोई शादी नहीं की थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, बहुत प्यार। चंदन तो शुरू से ही उससे प्यार करता था, जब से उसको देखा था 13 साल की उम्र से ही। अब रेनू यादव भी चंदन यादव से प्यार करने लगी थी। मैंने पहले बताया कि चंदन यादव के गिरोह में एक साथी था उसका, रामवीर सिंह गुज्जर, जिसके गिरोह में जो 25 के करीब डकैत थे। उसकी गंदी नज़र रेनू पे रहती थी, क्योंकि रेनू यादव बहुत ही खूबसूरत थी। वो चाहता था कि किसी भी तरीके से मैं रेनू यादव को पालूं और मैं इसके साथ ज़िंदगी बिताऊं। तो वो प्लानिंग करता है। प्लानिंग के तहत वो सरदार चंदन यादव से मिलता है। दोनों अकेले में बातें करते हैं। उसके लड़ाके जो चंदन यादव के गिरोह के लड़के थे, डकैत थे, उनकी संख्या करीब 40 थी और रामवीर गुजर के गिरोह के लड़कों की संख्या लगभग 25 के करीब थी। अब ये प्लानिंग के तहत आए हुए थे, तो वो अकेले में जब सरदार को ले जाता है तो वहाँ सरदार से बातचीत करते हुए गोली चला देता है और सरदार को मौत के घाट उतार देता है। गोली की आवाज़ सुनते ही उसके जो 25 लड़के थे वो उसके गिरोह को घेर लेते हैं और धड़ा 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 धाए 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 गोलियां चलानी स्टार्ट कर देते हैं।
उनमें से कुछ जो चंदन के गिरोह के डकैत थे, कुछ बचकर भाग जाते हैं जंगल की तरफ और बाकी सारे वहीं पे मारे जाते हैं। क्योंकि चंदन यादव रेणु यादव से बहुत प्यार करता था, तो वो हमेशा अपने खास 3 साथियों को रेणु यादव की सुरक्षा के लिए लगाए रखता था। रेणु यादव का कैंप थोड़ा सा दूर था। अब जब सब ये घटना हो जाती है तो उसके बाद रामवीर गुर्जर रेणु यादव के पास पहुंचता है और उसको बताता है कि पुलिस ने हमको घेर लिया है और इसीलिए गोलियां चली थी। चंदन यादव अभी भाग गया है, छिप गया है और वो 1-2 दिन में आ जाएगा। रेणु यादव उसकी बात का यकीन कर लेती है। समय बीतता है, रात होती है। रात में रामवीर गुर्जर रेणु यादव का बलात्कार करने की कोशिश करता है, उसे पकड़ लेता है। जैसे तैसे रेणु यादव अपने आप को छुड़ाती है और इधर उधर भागती है, दौड़ती है, तो उसके हाथ में रामवीर गुर्जर की एसएलआर लग जाती है। वो एसएलआर लेती है, उठाती है और धाए धाए गोलियां चलानी स्टार्ट कर देती है। एक गोली रामवीर यादव के पेट में लगती है। रामवीर गुर्जर वहीं गिर जाता है। वो उसे मरा समझकर वहीं छोड़कर भाग जाती है। भागते भागते थोड़ी दूर जब वो जाती है तो सामने एक नदी आ जाती है, यमुना नदी है, लेकिन वहां के लोग उसे जमुना नदी बोलते हैं। उसे एक नाव टाइप कुछ दिखता है, वो उस पर बैठती है और नदी पार करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिमाग इतना ज़्यादा चकराया हुआ था, उसे समझ ही नहीं आता कि मुझे किस तरफ जाना है। चूंकि रात थी, अंधेरा था, तो वो भटकती भटकती वो वापस उसी जगह पे आ जाती है जहाँ से वो उस नाव जैसी चीज में बैठी थी। वो किनारे पे बैठी रहती है। सुबह वो देखती है तो जिसको वो नाव समझ रही थी, वो इस किसी अर्थी पे बंधी हुई लाश थी। वो वापस उसी जगह पर पहुंचती है जहां उसके साथ ये घटना हुई थी, मतलब जहां उसका बलात्कार करने की कोशिश की थी रामवीर गुर्जर ने। तो वो देखती है कि जो उसके 3 साथी जो हमेशा उसकी सुरक्षा में उसकी देखभाल करने के लिए वहां रुके रहते थे, उनकी भी लाश वहां पड़ी हुई है। मतलब रामवीर गुर्जर के साथियों ने उन 3 उसके साथियों को मार दिया था और रामवीर गुर्जर की लाश को वो उठा के ले गए थे, ऐसा उसे लगा। अब वो भटकती है, अकेली थी और बच्ची भी उसके साथ थी। तो वो आस पास के एक गांव में जाती है और एक बूढ़े आदमी से, बुजुर्ग से गुहार लगाती है। उसको बताती है, बाबा मैं यहीं एक औरैया जिले में जमालीपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम विद्याराम यादव है और आप वहां जाकर उनको बता दो कि आपकी बेटी आपको ढूंढ रही है, वो मुझे यहाँ से निकाल ले कैसे भी करके। दुश्मन मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, पुलिस मेरी जान के पीछे है और दूसरे गिरोह के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और वो उससे मदद भी मांगती है, कहती है कि बाबा आप मेरी इस लड़की को सुरक्षित इसके नाना नानी के घर पहुंचा दो, और उसको एक चिट्ठी दे देती है। वो चिट्ठी लेकर और उस लड़की को लेकर वो बूढ़ा आदमी उसके घर जाता है, उसके पिता से मिलता है और उसको पूरी घटना बताता है। अब 4-5 दिन बीत जाते हैं। वो लड़की जैसे तैसे फल फूल कंदमूल, गाजर मूली, जो भी मक्का वक्का, जो भी पेड़ पौधे, जो कुछ भी मिलता है उसको, कच्चा पक्का जैसा भी खाना, वो खाती और जंगल में भटकती रहती है और अपने आप को बचा के रखती है। चिट्ठी मिलने के बाद उस लड़की का पिता विद्याराम यादव पुलिस के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। तो उस समय इटावा जिले के एसएसपी दलजीत सिंह चौधरी वो उसकी मदद करते हैं और उसके उसके पिता को साथ लेकर वो जंगलों की तरफ जाते हैं और उस लड़की की तलाश तेज कर देते हैं। आखिरकार वो लड़की रेणु यादव उनको मिल जाती है। वो जंगल से उन्हें लेके आते हैं और एसएसपी साहब दलजीत सिंह चौधरी लड़की का सरेंडर करवाते हैं। जब ये बात फैलती है तो मीडिया में भी फैलती है और मीडिया वाले आ जाते हैं और
और वो देखते हैं, उस लड़की से बात करते हैं तो देखते हैं लड़की बहुत ही खूबसूरत है, 5 फुट 8 इंच उसकी हाइट है और देखने में वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये लड़की डकैत भी हो सकती है। तो ठीक है, वो फिर अपनी स्टोरी सबको बताती है, मीडिया के सामने अपनी कहानी बताती है। अब वो लड़की जेल चली जाती है। 7 साल 3 महीने 15 दिन के करीब वो लड़की जेल में रहती है। उस दौरान उस लड़की के माँ बाप उससे मिलते हैं, रिश्तेदार उससे मिलने आते हैं, लेकिन एक लड़का था, रणवीर सिंह यादव, जो उसकी जमानत की पूरी कोशिशें करता है। इन कोशिशों के दौरान वो उससे बीच बीच में कई तरह के कागज भी साइन करवा लेता है। उस लड़की को नहीं पता था, लेकिन उसमें एक फॉर्म सरपंच प्रधानी के इलेक्शन का भी था, जो उस लड़के ने उसको बिना बताए उससे साइन करवा लिया था। बाद में उसे पता चलता है कि वो प्रधानी का इलेक्शन जीत गई है और प्रधान भी बन गई है। 7 साल 3 महीने 15 दिन बाद वो जेल से रिहा होती है, क्योंकि अदालत ने उसको सारे मुकदमों में बाइज्जत बरी कर दिया था। धीरे धीरे उस लड़के रणवीर सिंह यादव, जो कि चंदन यादव का छोटा भाई था, उसे पता चलता है कि ये चंदन यादव का छोटा भाई है और इसने मेरी इतनी मदद की है, तो रेनू यादव को उस लड़के से प्यार हो जाता है। बाहर आती है, बाहर आने के बाद थोड़े दिन बाद वो शादी करते हैं और अपना खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं। उनसे 1-2 बच्चे भी उसके पैदा हो जाते हैं। तो जब ये थोड़ा समय बीतता है तो एक पत्रकार का उनके पास फोन आता है, रेनू यादव के पास, और वो कहता है कि रेनू यादव, मुझे आपकी सारी कहानी का पता है और मैं आपको अखिलेश यादव से मिलवा सकता हूँ, क्या आप उससे मिलना चाहोगी? तो लड़की कहती है, हाँ ठीक है, मैं मिलना चाहूंगी। वो पत्रकार उस लड़की रेनू यादव को अखिलेश यादव से मिलवाता है, जहां उसकी मुलाकात डिम्पल यादव से होती है और इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है एक विशेष बताने का मकसद ये था कि कैसे हमारे समाज में लड़कियों को शोषित किया जाता है, कैसे उनका बलात्कार किया जाता है और कैसे समाज की उदासीनता उनको इस लेवल पे ले जाती है कि उनका जीवन ही नर्क बन जाता है। कैसी लगी मेरी कहानी, कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए दूसरों को बोलें, लाइक करें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।